नमस्कार दोस्तों। ईवीएम फिर जीत गया, चुनाव मशीनरी फिर जीत गई और जनता हार गया इंसाफ, हार गया वह हर व्यक्ति जो न्याय के लिए लड़ रहा था, हार गया वह हर व्यक्ति जो सिस्टम से लड़ रहा और सिस्टम ने अपना खेल कर दिया। जी हां, आज यही विषय है। कारण हमारे देश की रेसलर यानी पहलवान, महिला पहलवान विनेश फोगाट सिल्वर मेडल जीत जाती है और वो दुनिया की 4 बार की विजेता, विश्व विजेता को हरा करके वह मेडल जीतती है, फाइनल में पहुंचती और फाइनल के जस्ट पहले उनका वेट किया जाता है। वेट करने के बाद कहा जाता है आपका वेट 100 ग्राम अधिक 50 होना चाहिए, तो 50 किलो 100 ग्राम हो गया है, इसलिए आप पूरे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई की जाती, अयोग्य घोषित की जाती। किसी को भी आश्चर्य होगा कि यह है क्या। आपने अभी देखा लोकसभा चुनाव हुए थे, 79 यानी 79 सीटें ऐसी थी जहां पर एनडीए जीता और वह एनडीए जीता जो एनडीए हारता हुआ दिख रहा था। और जिन 79 सीट्स पे वो जीता, वो सीट पर, हर सीट पर विवाद हुआ था, वोटों का अंतर बड़ा छोटा सा था और खेल किया गया था। 18 सीटें तो ऐसी थी जहां बिल्कुल छोटा सा अंतर था। और यही नहीं, कई जगह वोट जितने डाले गए उससे ज्यादा गिन लिए गए, कई जगह वोट उससे कम गिने गए। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि 79 सीट्स पे खेल हो गया तो मतलब तय है कि चुनाव को उसने रुख बदल दिया। जो भारतीय जनता पार्टी 240 आई, यदि वो सीटें सही में काउंट हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार नहीं बनती, यह तय था। और जब इसका खुलासा किया जो वोटर्स के लिए एडीआर ने और दूसरे संगठनों ने, तो उसके बाद से चुनाव आयोग सिर्फ गुमराह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, लगातार 5 साल से केस पेंडिंग, और इस पूरी व्यवस्था में जो दोष हैं उनको लेकर के एडीआर ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, उससे टाला जाता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इसमें कोई सीधे आधार नहीं है, इसलिए इसकी कोई जांच नहीं कराई जाएगी। जांच ही नहीं हो, अब जांच ही नहीं होगी तो इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए गए, कैसे किया गया, उसमें क्या फायदा लिया गया, क्या ठेके पट्टे और दूसरे धंधे दिए गए, धंधा दो चंदा दो धंधा लो का वो सब खेल किया गया, कैसे सामने आएगा? कैसे सामने आएगा कि भ्रष्ट चुनावी मॉडल है? और कैसे सामने आएगा कि भ्रष्टाचार के बूते सब कुछ हो रहा है? आपको याद होगा भारत ने राफेल खरीदे थे और फ्रांस से जो राफेल खरीदे, उन राफेल की कीमतों को लेकर के विवाद था कि जो राफेल 500 कुछ करोड़ का मिल रहा था उसे 1600 कुछ करोड़ में खरीदा गया। उसमें टेक्निक भी मिलनी थी, इसमें टेक्निक भी नहीं मिली। उसमें टेक्निक दे करके भारत में ही बनना था बाकी आगे, और इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो फिर इतना फायदा दे करके ये जो राफेल लिए गए,
ये धंधा क्या है, इसमें फ्रॉड क्या है, इसकी जांच को लेकर के तमाम सारी खबरें प्रकाशित हुई। द हिंदू अखबार ने इस पर पूरे सबूतों समेत प्रस्तुत किया और वो सबूत सरकारी फाइलों से थे। और फिर अचानक तत्कालीन रक्षा मंत्री मर जाते हैं। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट कह देता है इसमें अब जांच नहीं होगी, और जांच ही नहीं कराता है तो गड़बड़ हुई थी या नहीं हुई थी, इसका संदेह सदैव बरकरार है। लेकिन फ्रांस में मान लिया गया था कि हां गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, और उसकी जांच शुरू हुई थी। और उसमें फंस कौन कौन रहा? उसमें सीधे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फंस रहे थे, उसमें नरेंद्र मोदी के कुछ खास लोग फंस रहे थे, और खुद वहां के जो राष्ट्रपति रह चुके थे इनेमुल, तो वो माइक्रोन, वो भी फंस रहे थे। और माइक्रोन फिर अब राष्ट्रपति बन गए। वही माइक्रोन जो विवादों में थे, जिन्हें नरेंद्र मोदी इतना पसंद करते हैं कि उन्हें अपने गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि बनाते हैं। और यही नहीं, माइक्रोन और भी बहुत कारणों से जाने जाते हैं। अब वो वहां के राष्ट्रपति हैं। और पेरिस ओलंपिक कहां हो रहा है? फ्रांस में। और जो इंटरनेशनल बॉडी करा रही है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, उसमें सदस्यों में कौन कौन? उनमें सदस्यों में नीता अंबानी भी, जिनके यहां दावत खाने नरेंद्र मोदी गए थे, और ब्रजभूषण शरण भी सिंह भी गया था। यही नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग गए थे। बहरहाल अब हुआ क्या है, वहीं आ जाता हूं। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कल जब वो सिल्वर मेडल जीतती हैं तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री, जो बात बात पे ट्वीट करते हैं, बधाइयां देते हैं और लोगों को बर्थडे विश करते हैं, उन्होंने कोई विश नहीं किया। पूरे देश भर में विनेश के साथ जो अन्याय हुआ था, जिस तरीके से उनको आंसू रुलाए गए थे और जिस जिस तरीके से उन्हें परेशान किया गया था, क्यों? क्योंकि वो सारी उन लड़कियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी जो रेसलिंग करती हैं, और भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें धांधली करते हैं, लड़कियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यौन शोषण करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और इन सब के उसने सबूत दिए थे। उस पर बड़ी लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अंत में शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ हो कि एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर का तो ऑर्डर ले आए, लेकिन आज तक यौन शोषक ब्रजभूषण शरण सिंह को ना तो गिरफ्तार किया गया, न उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई। पुलिस की जांच रिपोर्ट भी, जो चार्जशीट है, वो इतनी हल्की है कि वो उसे राहत देती है। अदालत ने भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया, जैसे राफेल में नहीं उठाया था, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं उठाया, जैसे और तमाम सारे मामलों में नहीं उठाया। बहरहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दी गई, वो सांसद भी बन गया बीजेपी का, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने चेले को अध्यक्ष भी बनवा दिया भारतीय ओलंपिक संघ का। स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा आप समझ सकते हैं। सॉरी, भारतीय रेसलिंग संघ का। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी में शामिल हो चुकी, अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हैं पीटी उषा, उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया, उन्हें रेसलिंग संघ का भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी बनाया।
अब आप समझिए पूरे खेल। और जब से विनेश फोगाट वहां पर रेसलिंग में हिस्सा ले रही हैं 50 किलो के वेट वाले खिलाड़ियों में, वो लगातार उनका वेट भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन सब सही था। अचानक रात को कहा जाता है तुम्हारा वेट बढ़ा है, और फिर उनका वजन कराने की बात सूझ जाती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ को, और उनकी कमेटी उसका वेट कराती है और कहती है 100 ग्राम ज्यादा है। अब आप इससे समझ लीजिए कि कौन लोग थे जो इस साजिश में शामिल थे और क्यों थे। इस पर बात करो। ये वैसे ही साजिश थी जैसे 79 सीटें जीत ली गई। हुआ यह है कि जब विनेश जीती तो उसकी जीत को एक देश की जीत, देश की बेटी की जीत बताया गया, एक नाइंसाफी पर इंसाफ की जीत बताया गया, सिस्टम की बेईमानी पर जीत बताया गया, और जीत बताया गया उस भ्रष्ट और अनैतिक पूर्व रेसलिंग संघ के अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, और यह जीत बताया गया नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर। बस यही तो दर्द था। और इस दर्द का नतीजा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने ना विनेश फोगाट को विश किया और ना ही विश किया नीरज चोपड़ा, लेकिन वो जैसे ही डिस्क्वालीफाई होती है उसके चंद मिनटों में नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ जाता है कि बेटा परेशान मत होना, पीटी उषा भी थी और आप तो योग्य हो, आप अयोग्य नहीं हो, और न जाने क्या क्या ज्ञान दे दिया। बहरहाल अचानक एकदम से सबसे क्विक स्पीड में, इतनी स्पीड में बधाई तो नहीं हुई थी, बधाई तो आज तक नहीं हुई। अब आप सोचिए। बहरहाल उन्होंने जो करना था वो कर लिया, क्योंकि वहां जहां ओलंपिक हो रहा है, जो आयोजक है वहां का राष्ट्रपति भी उनका दोस्त है, और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में जितने लोग हैं जिन्हें लड़ना चाहिए उसके लिए, वो भी नरेंद्र मोदी के ही लोग हैं। किसी के यहां वो दावत खाते हैं, किसी के यहां कुछ। तो स्वाभाविक सी बात, इसी बात को लेकर के प्रियंका गांधी ने कहा कि प्यारी बहन विनेश फोगाट, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश के करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थी। आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपने को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं, तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालातों में को हराकर बड़े मंचों पर पहुंचने की आकांक्षा रखती हैं। आपके शानदार खेल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी अथक मेहनत से आप जिस मुकाम पर पहुंची वो आसान नहीं था। आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला है। इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसे पूरे कंपटीशन के दौरान थे। मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना और याद रखना, आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। मुझे भरोसा है कि आप और ज्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। ढेर सारा प्यार। तो आप इससे समझिए कि क्यों यह स्थितियां, क्योंकि जो साजिश हुई, जिस तरीके से हुई, वह अपने आप में यह दर्शाता है कि कैसे हराने के लिए, भारतीय खिलाड़ी को हराने के लिए भारत से साजिश रची जाती है पेरिस की धरती तक। कैसे साजिश रची गई और क्यों रची गई, इसको समझा जा सकता है। और जब ये साजिशें रची जा रही हो तो सवाल तो उठते हैं। तो सवाल इसीलिए उठते हैं कि राफेल पे जांच क्यों नहीं। सवाल इसी पे उठते हैं, क्यों नहीं
कैग ने जो 7 घोटाले, बड़े घोटाले खोले, उन पर जांच नहीं होती? क्यों नहीं एनटीए के खिलाफ कार्रवाई होती है जो पेपर लीक कराता है? पेपर लीक केस में अब तक 2 दर्जन से लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और यह सबूत आ चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोबारा एग्जाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहे। सरकार नहीं चाहेगी तो एग्जाम नहीं। साजिश, साजिश। इलेक्टोरल बॉन्ड से किन किन लोगों ने क्या लाभ उठाया, कहां घोटाला हुआ, कहां गड़बड़ हुई, क्या क्या गड़बड़ था, इसकी जांच नहीं होगी। नहीं होगी जांच तमाम उन केसेस की जिनमें सरकार बैकफुट पर आती है, क्योंकि सरकार का खुश रहना जरूरी है। नहीं होती। सरकार के खिलाफ ईडी कुछ भी करे, झूठा केस बनाए, नहीं सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 उचित नहीं है। एक निर्दोष मुख्यमंत्री 5-5 महीने जेल में रहेगा और जब ये सबूत पूरी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि उसने तो कुछ गड़बड़ की ही नहीं, गड़बड़ तो खुद ईडी ने की है, तो ईडी पर कार्रवाई नहीं, उसी को आरोपित बना खड़ा किया जाएगा और ईडी के मालिक इस पर माफी नहीं मांगे। तो आप इससे समझ लीजिए कि किस तरह से खेल हो रहा है। उसी तरीके से, क्योंकि विनेश ने लड़ाई लड़ी थी उन लड़कियों की जिनका यौन शोषण हुआ, विनेश ने लाठी खाई थी, विनेश सड़क पे घसीटी गई थी, विनेश ने अपने मेडल को गंगा में बहाया था। सोचिए, जब यह स्थिति हो, महिला राष्ट्रपति इस पर शर्म नहीं करती, शर्म नहीं करती है सरकार, और वो इस आवाज को बुलंद नहीं करती। भारतीय ओलंपिक संघ इस अन्याय के खिलाफ लड़ता नहीं है। वो जब गई तब तोली गई, जब पहला मैच लड़ी तब तोली गई, दूसरा मैच लड़ी तब तोली गई। अचानक एकदम से रात में ही वजन कैसे बढ़ गया और कैसे एक भारत की झोली में आता हुआ पहला गोल्ड मेडल छीन लिया गया इस कैटेगरी। वो पहली भारतीय महिला थी जिसने जो फाइनल में पहुंची थी। अब आप समझ सकते हैं खेल कहां रचा जा रहा है और कौन रचता है। जवाब तो देना चाहिए। जय